गुड इवनिंग। पिछले क्लास में हम लोग लेसन 3 लोकतंत्र और विविधता क्लियर कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 4 जातीय धर्म और लैंगिक मसले। जातीय धर्म और लैंगिक मसले किस प्रकार होती है, आइए देखते हैं। लैंगिक मसले और राजनीतिक, लैंगिक मसले और राजनीतिक किस प्रकार निर्देशित किया गया है, देखते हैं। निजी और सार्वजनिक का विभाजन, निजी और सार्वजनिक तौर पर विभाजन किया गया है। लड़के और लड़कियों के पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दिया जाता है। नहीं, यहां से स्टार्ट है। आइए अपनी बात की शुरुआत हम लैंगिक असमानता ना करें, असमानता से करें। लैंगिक असमानता से करते हैं अपनी शुरुआत। सामाजिक असमानता का यह रूप हर जगह नजर आता है। सामाजिक विभाजन, समाज में असमानता का यह रूप हर जगह दिखाई देता है, लेकिन राजनीतिक के अध्ययन में शायद ही इस बात की पहचान की जा सकती है। लेकिन राजनीतिक तौर पर इसका अध्ययन शायद ही कर सकते हैं। लैंगिक असमानता को स्वाभाविक या कहें कि प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाता है कि लैंगिक जो है असमानता स्वाभाविक तौर पर प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय माना जा सकता है। लेकिन लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट नहीं, बल्कि उन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवियों या तयशुदा सामाजिक भूमिकाएं हैं। लेकिन यहाँ पे बोला जा रहा है कि लैंगिक असमानता जो है आधार स्त्री या पुरुष के बनावट के लिए सिर्फ नहीं है यहाँ पे, बल्कि इन दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ी छवियों और मतलब जो उनपे जो गलत हुआ है उनका जो छवि है उनके तौर पर सामाजिक भूमिकाएं दिखाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का निजी और सार्वजनिक का विभाजन। लड़के और लड़कियों को पालन पोषण के क्रम में यह मान्यता उनके मन में बैठा दिया जाता है। क्या उनके मन में बैठा दिया जाता है कि बैठा दी जाती है कि औरतों को मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाने और बच्चों का पालन पोषण करने की है। मतलब औरतों को यहाँ पे पहले क्या होता था कि औरतों को मन में ही उनको पहले ही घर में समझा दिया जाता है कि तुम सिर्फ घर का काम करोगी, घर संभालोगी और बच्चों को संभालोगी, ठीक है। यह चीज अधिकतर परिवारों के श्रम के लैंगिक विभाजन से समझती है। यह चीज जो है अधिकतर परिवारें क्या समझती है, श्रम के लैंगिक विभाजन से समझती है कि उसके लैंगिक विभाजन में ही उसे यह काम सौंप दिया जाता है। औरत घर के अंदर का सारा कामकाज जैसे खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना और बच्चों का देखरेख करना आदि करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि औरतें घर का अंदर का सारा काम करती है, वगैरह वगैरह, खाना बनाना, सफाई करना और बहुत सारे काम। ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते। ये बोल रहा है कि ऐसा नहीं है कि मर्द ये सारे काम नहीं कर सकते, लेकिन दरअसल वे चाहते हैं, वे सोचते हैं कि ऐसे काम को करना औरतों के जिम्मे है। मतलब ये मर्द जो क्या सोचते हैं कि ये सब काम जो है सिर्फ औरत का ही जिम्मा है, मर्द के लिए नहीं होता है। पर जब सिलाई कढ़ाई से लेकर इन्हीं सारे काम के लिए पैसे मिलते हैं तो मर्द खुशी खुशी यह काम घर के बाहर करते हैं। लेकिन जो सिलाई कढ़ाई होता और भी बहुत सारे काम होते हैं पार्लर वगैरह में, लेकिन ये सब और मर्द लोग को उसमें पैसा मिलता है, इनकम आता है, तो वो लोग खुशी खुशी बाहर का काम करने लगते हैं। बाहर में अधिकांश दर्जी या होटल, जैसा कि मैंने कहा, दर्जी या होटल को रसोई पुरुष ही होते हैं। रसोइये क्या होते हैं, पुरुष ही कहलाते हैं। इस प्रकार औरत घर के बाहर का काम ना करती हो, इस प्रकार औरतें घर के बाहर का काम नहीं करती है, सिर्फ घर में ही काम करती है। ऐसा भी नहीं है कि औरत घर के बाहर काम नहीं करती है। गांवों में स्त्रियां पानी या जलावन जुटाने में से लेकर खेत में खटने तक का काम करती है। गांव में क्या होती है कि स्त्रियां पानी और जलावन के लकड़े और खेत में खटने का काम सिर्फ स्त्रियां ही करती है, स्त्रियां भी करती है। और मध्यवर्गीय स्त्री शहरों में भी यह देखते हैं कि कोई गरीब स्त्री
किसी मध्यवर्गीय परिवार के नौकरानी का काम कर रही है, लेकिन बोल रहा है कि गांव में क्या देखते हैं कि जो मध्यवर्गीय स्त्री है वो ये गरीब स्त्री मध्यवर्गीय स्त्री के घर में काम करती है, और मध्यवर्गीय स्त्री काम करने के लिए दफ्तर जा रही है। और क्या होता है, गरीब स्त्री उस मध्यवर्गीय स्त्री के घर में काम करती है, और गरीब मध्यवर्गीय स्त्री क्या करती है, वो दफ्तर में जाके काम करती है। ठीक है, सच्चाई यह है कि अधिकतर महिलाएं अपने घरेलू काम के अतिरिक्त अपने आमदनी के लिए कुछ न कुछ काम करते रहती है। बोल रहा है कि सच्चाई यह है कि कोई भी महिला है वो अपने इनकम के लिए, अपने कमाई के लिए वो कुछ न कुछ करते ही रहती है, लेकिन उनके काम को ज्यादा मूल्यवान नहीं माना जाता है। उन्हें दिन रात काम करके भी उसका श्रेय नहीं मिलता है, लेकिन उनको दिन रात उनको खटने के बाद भी उनको श्रेय नहीं दिया जाता, उनको महत्व नहीं दिया जाता है। श्रम के इस तरह के विभाजन का नतीजा यह हुआ कि औरत तो घर की चारदीवारी के सिमट के रह गई है, और बाहर का सार्वजनिक जीवन पुरुषों के कब्जे में आ गया। बोल रहा है कि श्रम के तौर पर यह देखा जाता है कि यह नतीजा निकलता है कि औरत जो है वो घर के चारदीवारी के अंदर ही सिर्फ काम कर रही है, और बाहर में पुरुषों का ही कब्जा आजमाया गया है, मतलब कब्जा हो चुका है। मनुष्य जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा आधा है। मनुष्य की जाति की आबादी में औरतों का हिस्सा क्या है, आधा कहलाता है। पर सार्वजनिक जीवन में, खासकर राजनीतिक में उनकी भूमिका नगण्य ही है। बोल रहा है कि पर सार्वजनिक राजनीतिक तौर पर उनकी भूमिका नहीं के बराबर है, नगण्य है। यह बात अधिकतर समाजों पर लागू होता है। यह बात बहुत सारे समाजों में लागू कहलाता है कि सत्ता पर देखा जाता है कि बहुत सारे कम ही स्त्रियां कहलाती है। पहले से पुरुषों को ही सार्वजनिक मामले में भागीदारी करने, वोट देने या सार्वजनिक पदों के लिए चुनाव लड़ने की अनुमति थी। पहले क्या होता था कि सिर्फ पुरुषों को ही वोट देने या सार्वजनिक पदों पर उसे समर्थन लेने का ही पुरुषों को ही दिया जाता था अधिकार। धीरे धीरे राजनीतिक में लैंगिक मुद्दे उभरे। बोल रहा है कि धीरे धीरे राजनीतिक में लैंगिक मुद्दे उभरने लगे कि लड़का लड़की के रूप में भेदभाव न हो, उसके तौर पर उसमें मुद्दे उठने लगे। दुनिया के अलग अलग हिस्से में औरतों ने अपने संगठन बनाए और बराबर की अधिकार हासिल करने के लिए आंदोलन किए। और दुनिया के अलग अलग देशों में क्या हुआ कि हिस्सों में कि औरतों ने एक संगठन बनाया और आंदोलन छेड़ा कि हमें भी एक समान आजादी मिलना चाहिए, एक समान हिस्सेदारी हमें भी मिलना चाहिए। विभिन्न देशों में महिलाओं को वोट का अधिकार प्रदान करने के लिए आंदोलन हुए, और वोट का अधिकार महिलाओं को प्रदान करने के लिए महिलाओं ने आंदोलन छेड़ दिया था। इन आंदोलन में महिलाओं को राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को ऊंचा उठाने, उन्हें क्या राजनीतिक और वैधानिक दर्जा को ऊंचा उठाने और उनके लिए शिक्षा तथा रोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग की गई। और बोल रहा है कि महिलाओं ने क्या किया, इस आंदोलन के द्वारा महिलाओं ने राजनीतिक और वैधानिक दर्जे को और ऊंचा उठाने के लिए और उन्हें अधिकार प्राप्त करने के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर पर उन्हें और भी ज्यादा मांग की गई, और उन्होंने और भी ज्यादा मांग की। मूलगामी बदलाव की मांग करने वाली महिला आंदोलनों ने औरतों के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन में भी बराबर की मांग उठाई। और बोल रहा है कि मूलगामी बदलाव के तौर पर कि मांग करने के लिए महिलाओं की जो आंदोलनों थी, उन्होंने औरत ने अपने व्यक्तिगत तौर पर मतलब स्वयं के लिए पारिवारिक जीवन में भी क्या किया, पारिवारिक जीवन में भी बराबर की मांग उठाई। पारिवारिक जीवन में भी उन्हें बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिलती थी। जैसा कि मैंने आगे में पढ़ा स्टार्टिंग में कि महिलाओं को सिर्फ घर के काम के लिए ही उन्हें उकसाया जाता था, इसलिए उन्होंने क्या किया कि पारिवारिक जीवन में भी बराबर की मांग ये उठाई आंदोलन में। इन आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। इस आंदोलन को क्या कहते हैं हम लोग, जो नारियों ने वो आंदोलन छेड़ा था उसको क्या कहते हैं, नारीवादी आंदोलन कहते हैं। लैंगिक विभाजन का राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस सवाल पर राजनीतिक गोलबंदी ने सार्वजनिक जीवन में औरत की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। यह बोल रहा है कि लैंगिक विभाजन के तौर पर राजनीतिक अभिव्यक्ति और इस पर सवाल उठाने पर राजनीतिक गोलबंदी ने क्या किया कि औरतों की भूमिका को बढ़ाने में मदद की। उन्होंने औरतों की भूमिका को
बढ़ावा दिया। आज हम वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षक जैसे पेशों में बहुत से औरतों को पाते हैं, जबकि पहले इन कामों को महिलाओं के लायक नहीं माना जाता था। आज हम देखते हैं कि हर जगह पर सर्विस में, कामकाज पे और बहुत सारी चीजों में महिलाओं को देखते हैं। कॉलेज वगैरह जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, इंजीनियर, प्रबंधक, कॉलेज, डॉक्टर, वैज्ञानिक के तौर पर महिलाओं को हम यहाँ पे देखते हैं, पाते हैं। लेकिन पहले क्या होता था, इन चीजों के लिए महिलाओं को मान्यता नहीं दिया जाता था, उन्हें श्रेय नहीं माना जाता था। दुनिया के कुछ हिस्सों जैसे स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड जैसे स्वेडिनेवियाई देशों में सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी की स्तर काफी ऊंचा है। जैसा कि हमारे देश में पहले क्या था कि पुरुषों की स्तर की ही ऊपर उठती थी, लेकिन यहाँ पे उस समय में कि कुछ हिस्से में जैसे स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड जैसे वगैरह देशों में क्या था कि महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत ऊंची थी। हमारे देश में आजादी के बाद से महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, कि आजादी के बाद से हमारे महिलाओं के स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, पर वे अभी भी पुरुषों के काफी पीछे, पर वे अभी भी क्या है, पुरुषों से बहुत ही पीछे हैं। हमारा समाज अभी भी प्रति प्रधान है। औरतों के साथ अभी भी कई तरह के भेदभाव होते हैं। वे औरतों के साथ अभी भी बहुत ही भेदभाव होते हैं, उनका दमन होता है, उनको दबाया जाता है। ठीक है, किस प्रकार होता है, आइए देखते हैं कि पॉइंट के थ्रू इसको समझाया गया है। कि पहला पॉइंट है कि महिलाओं में साक्षरता की दर अब भी मात्र 54% है, मतलब शिक्षा का दर अभी भी महिलाओं का 54% कहलाता है, जबकि पुरुषों का 76% कहलाता है। पुरुषों का क्या है, 76% है प्रतिशत। इस प्रकार स्कूल पास करने वाले लड़कियों की एक सीमित संख्या की उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा दिया जाता है। मतलब बोल रहा है कि एक सीमित संख्या महिलाओं के, बोल रहा है कि इस प्रकार स्कूल को पास करने वाली जो लड़कियों हैं उनका सीमित संख्या की उच्च शिक्षा की ओर कदम बढ़ा पाता है, मतलब कुछ ही शिक्षा पास हो पाती है। जब हम स्कूल परीक्षाओं के परिणाम पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि कई जगह लड़कियों ने बाजी मार ली है और कई जगहों पर उनका प्रदर्शन लड़कों के बेहतर नहीं तो कमतर भी नहीं है। लेकिन बोल रहा है कि बहुत सारे जगहों में देखे हैं कि परीक्षा के तौर पर से महिलाएं जो है, लड़कियां जो है बाजी मार चुकी होती है, लेकिन पुरुषों के तौर पर वो बाजी नहीं मारती है, लेकिन वो पुरुषों से कम भी नहीं है। लेकिन आगे की पढ़ाई के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते हैं, क्योंकि माँ बाप अपने संसाधनों को लड़के लड़कियों दोनों पर बराबर खर्च करने की जगह लड़कों पर ज्यादा खर्च करना पसंद करते हैं। बोल रहे हैं कि इसके बाद क्या होता है कि माँ बाप जो होते हैं वे लड़कियों लोग को बैठा देते हैं, नहीं पढ़वाते हैं, क्योंकि उनका जो संसाधन है, उनका जो खर्च है वो दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं हो पाता है। इसलिए वे सिर्फ सोचते हैं कि हम सिर्फ अपने बेटे को पढ़ाएं, बेटियों को ना पढ़ाएं, इसलिए लड़कियों को बैठा दिया जाता था। इस स्थिति के चलते अब भी ऊंची तनख्वाह वाले और ऊंचे पदों पर पहुंचने वाले महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। इस स्थिति में देखते हैं कि जो अधिक पैसे वाले जो लोग हैं, जो उच्च शिक्षा जो प्रदान करते हैं, जो उच्च तनख्वाह वाले लोग हैं, उनमें महिलाओं की संख्या बहुत ही कम है। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष मजदूरी दी जाएगी। बोल रहा है कि भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष मजदूरी दी जाएगी। बोल रहा है कि भारत में औसतन एक पुरुष और एक स्त्री को ही मजदूरी दी जाएगी। बहरहाल काम के हर क्षेत्र में यानी खेलकूद या दुनिया से लेकर सिनेमा के संसार तक और कल कारखानों से लेकर खेत खलियान तक महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। मतलब एक महिला को जितना वेतन मिलता है उससे ज्यादा ही पुरुषों को दिया जाता है। भले ही दोनों ने समान काम किया, भले ही दोनों ने क्यों समान काम किया हो, या महिला या ज्यादा काम करे या पुरुष कम काम करे, पुरुषों को ही सिर्फ ज्यादा तनख्वाह दी जाती थी, महिला को कम दिया जाता था। दूसरा पॉइंट कह रहा है, भारत के अनेक हिस्सों में माँ बाप को सिर्फ लड़के की चाह होती है। भारत में बहुत सारी जगह में माँ बाप को क्या सिर्फ लड़के की चाह होती थी। लड़के को
बोल रहा है कि लड़की को जन्म लेने से पहले ही खत्म कर देने के तरीके उसे मानसिकता से पनपते थे। बोल रहे हैं कि पहले के माँ बाप क्या थे कि सिर्फ लड़के ही खोजते थे, लड़कियां नहीं खोजती थी। अगर लड़कियां जन्म भी होती थी तो लड़कियों को जन्म होते ही उन्हें मार दिया जाता था। वो उनका मानसिकता पे ही पनपता था, वो उनके दिमाग में ही बैठा हुआ रहता था। इससे देश का लिंग अनुपात गिरकर 933 रह गया। इससे क्या होता है कि लिंग अनुपात जो है वो 933 रह गया। 60 लगा नक्शा बताता है कि कई जगहों पर यह अनुपात गिरकर 850 और कहीं कहीं तो 800 भी नीचे चला गया है। बोल रहा है कि यहाँ पे जो चित्र है वहां पे बताया है कि बहुत सारे जगह में अनुपात गिरकर 850 और 800 से भी नीचे चला गया है। नीचे का चित्र दिखाता है कि पहले स्टार्टिंग में 933 रहा था और फिर साथ ही साथ धीरे धीरे क्या होता है कि लड़कियों का, महिलाओं का औसत धीरे धीरे घटता जाता है। धीरे धीरे गिरकर 850 और कहीं कहीं 800 दिखाई देता है। बहुत सारे देशों में, अलग अलग जगहों में बहुत कम ही महिलाएं पाई जाती थी। वही उसी का आंकड़ा यहाँ पे दिखाया गया है चित्र में। महिलाओं के उत्पीड़न, शोषण और उन पर होने वाली हिंसा की खबरें हमें रोज पढ़ने को मिलती है। महिलाओं पर जो शोषण होता है, उससे उत्पीड़न होता है, उन्हें जो तंग किया जाता है, उनसे जो हिंसा होती है, उसे हम रोज देखते हैं। शहरी इलाके तो महिलाओं के लिए खास तौर से सुरक्षित है, असुरक्षित है। वे अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है, वे अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है शहरों में, क्योंकि वहां भी उन्हें मारपीट तथा उनके तरह के घरेलू हिंसा झेलने पड़ते हैं। महिलाओं को बाहर भी झेलना पड़ता है हिंसा के तौर पर, शोषण के तौर पर, और उन्हें घर में भी सुरक्षित प्रदान नहीं होती है, क्योंकि उन्हें घर में भी घरेलू हिंसा होती है, मारपीट किया जाता है, उनसे शोषण किया जाता है, वे घर में भी सुरक्षित नहीं कहलाती है। ठीक है, आगे का टॉपिक है महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। आइए देखते हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि औरत की भलाई या उसके साथ समान व्यवहार वाले मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। यह कोई छुपा हुआ बात नहीं है कि महिलाओं का चीज पर हम ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते। ये छुपा हुआ बात नहीं है। इसी से चलते विभिन्न नारीवाद समूह और महिला आंदोलन इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जब तक औरत को सत्ता का नियंत्रण नहीं होगा तब तक यह समस्या का निपटारा नहीं हो सकता। बोल रहा है कि यह देखा जाता है कि नागरिक महिलाएं यह सोचती है कि जब तक सत्ता पर महिला का स्तर नहीं होगा, मतलब जब तक सत्ता पर महिला नहीं आएगी तब तक हमारा यह समाधान नहीं हो सकता है। यह लक्ष्य को हासिल करने एक तरीका यह है कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों में महिला को हिस्सेदारी बढ़ाया जाए। मतलब जो बोल रहा है कि जो सत्ता में जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो महिला के स्तर को बढ़ाया जाए, उसको आगे की ओर बढ़ाया जाए, तभी यहाँ से कुछ हो पाएगा। भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात बहुत ही कम है। भारत में जो विधायिका पद है जो वो महिला पर बहुत ही कम प्रतिनिधित्व मिलता है महिला को। जैसा लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या काफी कुल सदस्यों की 10% तक ही नहीं पहुंचती है। बोल रहा है कि जो महिला है उसे लोकसभा में जो सांसदों का जो पद होता है उनकी जो संख्या होती है वो कुल प्रतिशत से 10% से भी बहुत कम कहलाती है। राज्यों की विधानसभाओं में उनका प्रतिनिधित्व 5% से भी कम होता है। राज्यों के विधानसभाओं में उनका प्रतिशत कहाँ होता है? 5% से भी कम कहलाने लगता है। इससे मामले में भारत का नंबर दुनिया के देशों में काफी नीचे है। इसके मामले में भारत का नंबर जो कहलाता है दुनिया के बहुत सारे देशों से बहुत नीचे कहलाता है। भारत इस मामले में अफ्रीका और लातिन अमेरिका के कई विकासशील देशों से भी पीछे है। बहुत सारे देश जैसे अमेरिका विकासशील देश कहलाता है और अफ्रीका उन दोनों देशों से भारत भी पीछे कहलाता है। कभी कभार कोई महिला प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आ गई है, पर मंत्रिमंडलों में पुरुषों का यह वर्चस्व रहा है। इस समस्या को सुलझाने तक एक तरीका को निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानून रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना चाहिए। बोल रहा है कि यहाँ पे कभी कभी जब होता है कि महिलाएं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आ भी जाती है तो पुरुषों के तौर पर उनसे वंचित हो पाती है, मतलब उससे असंतोष नहीं कहला पाता है उनके बीच में। ठीक है,
और इस समस्या को सुलझाने के लिए एक तरीका को निर्वाचित संस्थाओं में महिलाओं के लिए कानूनी रूप से एक उचित हिस्सा तय कर देना होगा कानूनी रूप से कि भारत में पंचायती राज के अंतर्गत कुछ ऐसे ही व्यवस्था की गई है। भारत में पंचायती राज के अंतर्गत ऐसे ही व्यवस्था की गई है। स्थानीय सरकारें यानी पंचायतों और नगर पालिकाओं में 1/3 पद महिलाओं के लिए आरक्षित की गई है और 1/3 पद आरक्षित की गई है महिलाओं के तौर पर नगर पालिका और पंचायतों में। ठीक है, आज भारत के ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय में निर्वाचित महिलाएं की संख्या 10 लाख से ज्यादा है। आज क्या है कि भारत में ग्रामीण शहरी स्थानीय निकाय निर्वाचित में महिलाओं की संख्या ज्यादा कहलाती है। महिलाएं संगठनों और कार्यकर्ताओं की मांग है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर देनी चाहिए। बोल रहा है कि लोकसभा और राज्यसभाओं में महिलाओं की सीटों को 1/3% आरक्षित कर देनी चाहिए। संसद में इस आशय का एक विधेयक पेश भी किया गया था, पर 10 वर्षों में ज्यादा अवधि से लटका पड़ा है। संसद में भी इससे आवेदन किया गया था। 1/3% सीट उन्हें मिलनी चाहिए महिलाओं को, उन्हें संसद में आदेश दिया गया था, मतलब मांग की गई थी। पर यह क्या हुआ कि 10 वर्षों से भी ज्यादा समय तक यह वहां पे लटका पड़ा, इसका समाधान नहीं हो पाया। सभी राजनीतिक पार्टियां इस विधेयक को लेकर एकमत नहीं है और यह पास नहीं हो सका। और यह क्यों नहीं पास हो सका? वो 10 वर्षों से तक लटका रहा क्योंकि सभी सामाजिक राजनीतिक पार्टियां जो विधायक है वो उसे उसे एकमत नहीं थे, उसे एक साथ नहीं हो पाया। लैंगिक विभाजन इस बात की एक मिसाल है कि कुछ खास किस्म के सामाजिक विभाजनों को राजनीतिक रूप देने की जरूरत है। लैंगिक विभाजन के तौर पर यह देखा जाता है कि कुछ खास हिस्सों को सामाजिक तौर पर लाना जरूरी हो जाता है। इससे यह भी पता चलता है कि जब सामाजिक विभाजन एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, जब बोल रहा है कि इससे यह पता चलता है कि सामाजिक विभाजन राजनीतिक मुद्दा बन जाता है तो क्या होता है, तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ हो पाता है, तो वंचित समूहों को किस तरह लाभ होता है, पूछ रहा है यहाँ पे कि जब सामाजिक विभाजन राजनीतिक मुद्दे पे बन जाता है, मतलब वो खड़ा हो जाता है, तो वंचित समूहों में लोकसभा पर कैसा लाभ हो पाता है वो पूछ रहा है। क्या आपको लगता है कि अगर महिलाओं से भेदभाव भरे व्यवहार का मसला राजनीतिक तौर पर न उठता तो उनको लाभ मिल पाना संभव होता? बोल रहा है कि राजनीतिक तौर पर ये महिलाएं अपना हिस्सा नहीं मांगती, अपना भेदभाव नहीं खत्म कर पाती, तो क्या होता कि उनको ये राजनीतिक तौर पर उठता, तो अगर राजनीतिक तौर पर वो उठता तो उनको यह संपूर्ण लाभ मिल पाता है, जितने लाभ उनको धीरे धीरे मिल पा रहा है कि वो उनको मिल पाता। यहाँ पे हमने देखा कि सामाजिक तौर पर महिलाओं को किस प्रकार आरक्षित मिला, धीरे धीरे सीटें मिली, धीरे धीरे बहुत सारे अधिकार मिले। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए बस खाली सिर्फ इतना ही, और इसे आप दोबारा पढ़िएगा। बहुत अच्छी तरह से समझाया गया और मैंने भी कोशिश किया आपको अच्छी तरह से समझाने का। इसे आप दोबारा पढ़िएगा, दोबारा समझिएगा, और इसके अंदर जो छोटे छोटे मेन पॉइंट्स जो है, जो छोटे छोटे टॉपिक कहलाते हैं, उसको आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। ठीक है, और कोशिश कीजिएगा कि नेक्स्ट क्लास होने से पहले आप लोग इसके आगे भी पढ़कर आइएगा। ठीक है, और अभी का समय देखिए, अभी का समय जो कहलाता है कि आपको बहुत परेशानी तौर पर आता है, इसलिए आपको बोला जा रहा है कि आप सुरक्षित रहें और घर पे ही रहें, ज्यादा बाहर ना निकलें। अगर जरूरत अनुसार है तो ही बाहर जाएं, मार्केट निकलें। अभी का समय है कि सिर्फ मार्केट, बहुत सारे जगहों में बहुत सारे लोग निकलने लगे हैं। किसी में क्या है, क्या कोरोना क्या चीज है, किसी को कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है अपने से सुरक्षित रहें और औरों को भी सुरक्षित करें, क्योंकि आप अगर हैं तो आपके साथ घर में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अगर आप अपने आप को सुरक्षित नहीं रख पाएंगे तो और बहुत सारे लोग भी असुरक्षित कहलाएंगे। ठीक है, इसलिए आप अपने पे ध्यान दीजिएगा तो बहुत सारे लोग को भी ध्यान रख पाइएगा। ठीक, इसके तौर पर आप देखते हैं कि अभी स्कूल वगैरह खुलना मुश्किल है और कोचिंग भी खुलना मुश्किल कहा जा रहा है, इसलिए आप लोग ज्यादातर घर में ही रहिए और
अध्ययन कीजिए, ठीक, पढ़ाई कीजिए, ज्यादा से ज्यादा आप लोग कोशिश कीजिए कि पढ़ाई करें, क्योंकि अभी का समय सिर्फ ऐसा हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं कि अपना टाइम को वेस्ट कर दे रहे हैं और वो उसको उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आप लोग को समझाया जा रहा है कि आप अपना समय व्यर्थ ना करें, उसको उपयोग में लाएं, क्योंकि अभी का समय जो है कि आपको बहुत ज्यादा समय मिल रहा है, घर में आप 24 घंटा आप घर में हैं, आप अपने अनुसार समय मिलते आपको उसको ज्यादा समय देना है पढ़ाई के तौर पर, ठीक है। और धीरे धीरे क्या करना है कि सारे क्वेश्चन को लर्न करते जाना है, सारे चीज को समझते जाना है। जो चीज ना समझ में आए आप उसे मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, क्योंकि हम अगले क्लास में समझा सके, और इसे पढ़ने के बाद ही अगर आप पूछते हैं तो अगले क्लास तक हम समझा भी पाएंगे, ठीक है। अभी तक के लिए बस सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसको क्लियर रीड करके आइएगा, ठीक है। थैंक यू।